Hello guys, welcome in this video lecture. My name is Govind Arya and today this is part 3 of function programming in Python. Okay, so in part 1 I have just covered overview of function programming. In part 2 I have covered execution flow of instruction during function call, and in today's lecture I will cover passing parameter or argument to the function. तो argument क्या है, उनकी नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है और उनको फंक्शन में कैसे और कितने तरीके से पास कर सकते हैं, आज के वीडियो लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. मैंने यहाँ पर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल लिए हैं. पहला एग्जांपल है एक शॉपिंग सिस्टम का. ओके, तो जब भी आप कोई शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, किसी से भी, तो एक सिस्टम है. ओके, ऑर्डर प्लेस करने का, उसको रिसीव करने का. तो वहां पर फंक्शन का क्या रोल है, वहां पर फंक्शन कहां पर इन्वॉल्व है, इसको समझते हैं. ओके, तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लिया है. एक तरफ मान लीजिए फ्लिपकार्ट है और दूसरी साइड कोई कस्टमर है. ठीक है ना. अब फ्लिपकार्ट कोई भी सामान आपको कैसे डिलीवर करता है, विद द हेल्प ऑफ सम एजेंट और कोई डिलीवरी बॉय की हेल्प से. ओके, तो एक जो एजेंट है आपके पास या डिलीवरी बॉय है, उसको आप एक फंक्शन मान लीजिए. ओके, तो वो एजेंट या फिर डिलीवरी बॉय आपके लिए क्या लेके आएगा, आइटम्स लेके आएगा, सामान लेके आएगा जो आपने ऑर्डर किया है. ओके, तो उस आइटम को आप क्या मान लीजिए, पैरामीटर मान लीजिए. तो जैसे कि मान लीजिए कोई एजेंट है ना, वो आपके लिए लैपटॉप या फिर मोबाइल, दो चीज आपने ऑर्डर की थी, उनको लेके आता, तो दो पैरामीटर हो गए. अगर आपने एक आइटम मंगाया है तो वो एक पैरामीटर हो गया. ओके, तो ये हो गया फंक्शन जिसको एजेंट कह रहे हैं हम लोग, और वो जो भी आपके आइटम लेके आ रहा है वो आपके हो गए पैरामीटर्स. ओके, उसके बाद क्या होगा, जब कस्टमर उन पैरामीटर्स को रिसीव कर लेगा तो प्रोसेस करेगा उनको. प्रोसेस मतलब आपने रिसीविंग कर ली उसकी. उसके बाद हो सकता है कि आपने कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया था, तो आप उसको कैश वापस रिटर्न करेंगे. ठीक है ना. तो आपने एजेंट को क्या करा, कुछ कैश के साथ रिटर्न किया. ओके, तो यहाँ पर फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या हुई कि जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको एक तो पैरामीटर पास करते हैं और उसको प्रोसेस करने के बाद वहां से हमको कोई वैल्यू रिटर्न होती है. तो फंक्शन में दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो पैरामीटर और दूसरा उसकी रिटर्न वैल्यू. कुछ फंक्शन में हम वैल्यू रिटर्न करते हैं और कुछ में वैल्यू रिटर्न नहीं भी करते हैं. ओके, तो एक एग्जाम्पल हो गया. सेकेंड एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है लॉगिन सिस्टम का. ओके, लॉगिन सिस्टम चाहे आप जहां भी लॉगिन करें, आप अपना कोई ईमेल लॉगिन करें या फेसबुक पे लॉगिन करें, ओके, या इंस्टाग्राम पे लॉगिन करें, तो लॉगिन करते समय हमारे पास क्या सिस्टम है, वन साइड देयर इज क्लाइंट एंड अनदर साइड देयर इज सर्वर. तो एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है जिसमें कि जो लॉगिन कर रहा है वो क्लाइंट है और जहां पर वो लॉगिन कर रहा है वो सर्वर है, जहां पर उसको प्रोसेस करना है. ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सो क्लाइंट लॉगिन करते समय क्या कर रहा है, एक यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करता है. ठीक है ना. तो ये इसको मान लीजिए लॉगिन हमारा क्या है, फंक्शन नेम हो गया. देन देयर इज यूजर नेम एंड पासवर्ड, दीज आर टू पैरामीटर. तो क्या होगा, लॉगिन एक फंक्शन है, यूजर नेम एंड पासवर्ड उसके क्या हो गए, पैरामीटर्स हो गए. तो क्या होगा, जब भी हम लॉगिन फंक्शन कॉल करेंगे तो सर्वर पर जाके क्या करेगा, उस यूजर नेम और पासवर्ड को लेके जाएगा, उसका ऑथेंटिकेशन वहां पर होगा. उसके बाद हमको वहां से रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ एक्सेप्ट और रिजेक्ट, है ना. अगर हमारा यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है तो हम लॉगिन हो जाएंगे, अदरवाइज वहां से हमारे पास एक रिजेक्ट रिस्पॉन्स आ जाएगा कि हम लॉगिन नहीं कर सकते, हमारे जो क्रेडेंशियल है वो क्या है, इनवैलिड है. करेक्ट. तो ये हो गए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल फंक्शन के पैरामीटर्स को समझने के लिए. अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हैं, वन इज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, सेकंड इज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट. तो दो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट. तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या होंगे और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या होंगे, इसको समझते हैं. ओके, तो मैंने यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लिया जो लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था. तो फंक्शन इज टेस्ट विद पैरामीटर a, b. अभी फंक्शन हमने बना रखा है यहाँ पे. अब इस फंक्शन को कॉल हम कैसे करते हैं, जो मेन प्रोग्राम हमारा होगा उसमें हमने लिया p = 10, q = 20, देन टेस्ट p, q. यहाँ पे जो टेस्ट फंक्शन है इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं. टेस्ट फंक्शन एक्चुअल में ये है और इसको हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं. तो जहां से हम फंक्शन को कॉल करते हैं वहां जो हम वैल्यूज देते हैं उन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट बोलते हैं या एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं. आर्गुमेंट और पैरामीटर एक ही टर्म है, उसको इंटरचेंजेबली लोग यूज करते हैं. ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट p, q, तो यहाँ से p और q दो वैल्यू को हमने क्या किया, फंक्शन को पास किया है. तो यहाँ पर p और q को हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल आर्गुमेंट बोलेंगे, और जहां पर p और q रिसीव होंगे उसको हम बोलेंगे फॉर्मल आर्गुमेंट. ओके, तो p और q पास कहां होंगे, p पास होगा a में और q पास होगा b में. तो a और b को हम क्या बोलेंगे, फॉर्मल आर्गुमेंट. ओके, तो ये हो गया एक्चुअल आर्गुमेंट वर्सेस फॉर्मल आर्गुमेंट. करेक्ट. आई थिंक ये क्लियर है आपको. तो आप देखते हैं कि पाइथन कितने तरह से आर्गुमेंट को सपोर्ट करता है. मैंने बेसिकली यहाँ पे चार टाइप लिखे हैं. फर्स्ट इज पोजिशनल, रिक्वायर्ड और मैंडेटरी आर्गुमेंट. सेकेंड इज कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट. थर्ड इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट एंड फोर्थ इज
वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। तो बेसिकली ये 4 टाइप मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो कि पाइथन सपोर्ट करता है। ओके, अब हमको इनको वन बाय वन समझना है कि किस टाइप के आर्गुमेंट में हम कैसे वैल्यूज को पास करेंगे और कैसे फंक्शन में उनको रिसीव किया जाएगा और क्या उनका इफेक्ट रहेगा। ओके, तो इसको वन बाय वन समझते हैं। तो फर्स्ट, पोजिशनल रिक्वायर्ड मैंडेटरी आर्गुमेंट, आर्गुमेंट और पैरामीटर। ओके, सो पोजिशनल मींस जहां पर पोजीशन मैटर करती है ना, और आप कह सकते हैं रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड आर्गुमेंट भी है और मैंडेटरी आर्गुमेंट भी है। तो कहीं पर लिखा होता है पोजिशनल, कहीं पे लिखा होता है रिक्वायर्ड, कहीं लिखा होता है मैंडेटरी आर्गुमेंट। ओके, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ये सब एक ही है। तो इस एग्जांपल को समझते हैं। यहाँ मैंने टेस्ट फंक्शन बनाया है जो कि ए और बी दो पैरामीटर रिसीव करेगा और उसके बाद प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, ये तो फंक्शन हमें दिख रहा है टेस्ट फंक्शन क्या काम करेगा। देन मैंने इसको 3 तरीके से कॉल किया है। ओके, फर्स्ट टाइम मैंने कॉल किया इसको टेस्ट 2,3 मींस 2 वैल्यू के साथ इसको कॉल किया है 2 और 3। ओके, अब ये 2 वैल्यू कैसे पास होंगी, जब फंक्शन टेस्ट कॉल होगा तो 2 विल बी पास टू ए एंड 3 विल बी पास टू बी। ओके, ऐसे होगा। तो जो पहला पैरामीटर होगा ये पास हो जाएगा ए में, दूसरा पैरामीटर पास हो जाएगा बी में। देन उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ए और बी की, ए की 2 और बी की 3। सिंपली ऐसा हमको आउटपुट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 और 3 दो पैरामीटर थे और दो ही हमने वहां पे क्या कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। हमने 2 ही सेंड करे और 2 ही पैरामीटर वहां पे फंक्शन ने रिसीव करना था। सो इट्स ओके, ठीक है ना। अब दूसरा टर्म देखिए, यहाँ पे मैंने दोबारा फंक्शन कॉल किया टेस्ट और वहां पे सिंगल एक पैरामीटर पास किया मैंने 2। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक एरर आएगी। एरर क्यों आएगी, जो टेस्ट फंक्शन है उसने 2 पैरामीटर रिसीव करने हैं बट हम उसको कितना भेज रहे हैं, सिंगल पैरामीटर भेज रहे हैं। तो एक पैरामीटर क्या हो गया, उसका मिसिंग हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एरर जनरेट हो जाएगी क्योंकि फंक्शन को 2 पैरामीटर चाहिए और हम उसको सिंगल पैरामीटर पास कर रहे हैं। ओके, तो ये मिसमैच हो गया। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि जितने उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सभी रिक्वायर्ड हैं, हमको सभी को पास करना पड़ेगा, हम उसको कम नहीं कर सकते या ज्यादा भी नहीं कर सकते। तो अगेन मैंने टेस्ट फंक्शन कॉल किया विद 3 पैरामीटर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं 2, 3, 4। ओके, अब ये 3 पैरामीटर हैं ये कैसे रिसीव होंगे, क्योंकि फंक्शन ने तो केवल 2 पैरामीटर रिसीव करने हैं और हम पास कितने कर रहे हैं, 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो इसलिए क्या हो गया, ये भी एक एरर कंडीशन होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी फंक्शन जितने पैरामीटर रिसीव कर सकता है हमको उतने ही पैरामीटर उसको पास करने हैं, उससे कम या ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं इन केस ऑफ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अगर इस टाइप का हमारा प्रोग्राम है तो इसमें जो भी रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है वो हमें पास करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम में कोई न कोई एरर आ जाएगी। तो पोजिशनल आर्गुमेंट्स में 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। फर्स्ट इज नो आर्गुमेंट कैन बी स्किप्ड, कि आप किसी भी आर्गुमेंट को स्किप नहीं कर सकते। मींस अगर आपके 2 पैरामीटर हैं तो आपको 2 पैरामीटर देने हैं, 2 में से आप एक से काम नहीं चला सकते, तो इनकी कोई भी पैरामीटर को आप स्किप नहीं कर पाएंगे, पहली चीज। सेकंड है कांट चेंज ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट का आप ऑर्डर भी चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब जो आर्गुमेंट आपने जिस सीक्वेंस में उनको भेजा है उसी सीक्वेंस में वो आर्गुमेंट वहां पे रिसीव होंगे, उनका ऑर्डर भी बदलने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने 2,3 पास किया तो 2 आर्गुमेंट जो होगा पास होगा ए में और 3 आर्गुमेंट पास होगा बी में। ऐसा नहीं कि आप 2 को बी में ट्रांसफर कर दो और 3 को ए में ट्रांसफर कर दो, ऐसा पॉसिबल इसमें नहीं है। ओके, तो ये पहला एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल है दैट इज कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट। इसके नाम से पता चल रहा है कि नेम्ड आर्गुमेंट मींस यहाँ पर आर्गुमेंट के कुछ नेम होंगे, नेम से उनको हम कॉल कर सकते हैं। ओके, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे टेस्ट फंक्शन का फिर से, और इसके 2 पैरामीटर हैं नेम एंड ब्रांच, और इस फंक्शन के अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं नेम को और ब्रांच को हम सिंपली स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, पहला केस देखिए, मैंने टेस्ट फंक्शन को कॉल किया है विद 2 पैरामीटर, फर्स्ट इज गोविंद, सेकंड CSE। तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो पहला पैरामीटर है इनकी गोविंद ये पास हो जाएगा नेम में, और सेकंड जो पैरामीटर है CSE ये ट्रांसफर हो जाएगा ब्रांच को, जैसा कि हम वहां पर भी देख लेते हैं। करेक्ट। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, नेम प्रिंट हो जाएगा, ब्रांच प्रिंट हो जाएगा, मींस क्या प्रिंट हो जाएगा, गोविंद, और CSE प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। करेक्ट, तो ये तो ऑब्वियस है। सेकंड इसको देखिए, यहां पर हमने क्या किया, टेस्ट फंक्शन कॉल किया, नेम इक्वल टू गोविंद एंड ब्रांच इक्वल टू CSE, ये हमने लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हम कोई नेमिंग नहीं कर रहे थे पैरामीटर की। ओके, तो बाय डिफॉल्ट जो पैरामीटर थे वो एज इट इज अपने आप पास होते थे, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने पैरामीटर्स के जब वैल्यू पास कर रहे तो साथ में नेम भी उनका फिक्स कर दिया है। ओके, जैसे मैंने क्या किया, गोविंद जो पैरामीटर भेजने वाला था, वैल्यू भेजने वाला था, उसको नेम के साथ लिख दिया है, और जो CSE हम भेज रहे थे उसको हमने ब्रांच नेम के साथ असाइन कर दिया है। ओके, अब इस केस में क्या होगा कि हमको पता है कि जो गोविंद है नेम,
ये क्या रहेगा, नेम के साथ रहेगा, और जो CSE होगा ये ब्रांच में रहेगा। ओके, तो ये पैरामीटर इसी हिसाब से पास होंगे। तो इस केस में क्या होगा, नेम पास हो जाएगा यहाँ पे और ब्रांच पास हो जाएगा यहाँ पे। तो आउटपुट तभी वही आएगा, नेम और ब्रांच प्रिंट होगा तो गोविंद और CSE आएगा। ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, इसको आप इससे समझ सकते हैं। थर्ड वाला एग्जांपल देखिए कि जब हमने आर्गुमेंट्स को कुछ नेम दे दिए हैं तो अब हम उनका ऑर्डर भी बदल सकते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे किया है, मैंने क्या किया, मैंने ब्रांच इक्वल टू CSE लिख दिया, फिर नेम इक्वल टू गोविंद लिख दिया। मींस यहाँ पर नेम पहले था, ब्रांच बाद में था, बट यहाँ पर मैंने क्या किया, ब्रांच को पहले लिख दिया और नेम को बाद में लिख दिया। बट यहाँ पर हमने नेमिंग कर रखी है आर्गुमेंट्स की, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो नेम पैरामीटर होगा, ओके, वो यहाँ पर नेम में ही जाएगा और ब्रांच जो वैल्यू है वो ब्रांच में जाएगी, तब भी हमको आउटपुट सही मिलेगा। ओके, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अपने पैरामीटर का सीक्वेंस बदल सकते हैं, बट आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैरामीटर वहां पर वैसे ही रिसीव होंगे जैसे हम भेजना चाह रहे थे। ओके, तो ये बेनिफिट है अगर हमारे आर्गुमेंट क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट है या फिर नेम्ड आर्गुमेंट है। बट अगर नेम्ड आर्गुमेंट नहीं है तो फिर हमको ऐसे भेजना पड़ेगा। इस केस में क्या होगा, जो पहला पैरामीटर होगा वो पहले पैरामीटर में रिसीव हो जाएगा और जो सेकंड वैल्यू होगी वो सेकंड पैरामीटर में ही रिसीव होगी। उस केस में हम उनका ऑर्डर नहीं बदल पाएंगे। ओके, तो ये बेनिफिट है अगर हम नेम्ड आर्गुमेंट यूज करते हैं तो। करेक्ट। ओके, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, आर्गुमेंट कैन बी प्लेस्ड आउट ऑफ ऑर्डर। ये मैंने बता दिया कि आर्गुमेंट को अब आप आउट ऑफ ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो, मतलब अब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा कि आप उसको पहले नेम रिसीव कर रहे हो या पहले ब्रांच रिसीव कर रहे हो। आप किसी भी ऑर्डर में वैल्यूज को रिसीव करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने उनके नेमिंग के साथ उनको कॉल किया है। करेक्ट। तो ये दूसरा टाइप था। थर्ड टाइप है दैट इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। अब डिफॉल्ट आर्गुमेंट में क्या है, यहाँ पे ये एग्जांपल लिया मैंने टेस्ट फंक्शन का, फिर से मैंने यहाँ पे क्या, एक तो लिया पैरामीटर नेम और दूसरा पैरामीटर लिया है RN फॉर रोल नंबर। ओके, तो नेम और रोल नंबर दो हमारे पास क्या है, पैरामीटर है। बट नेम में तो मैंने कोई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं की है। यहाँ पर देखिए RN इक्वल टू 18 लिखा है, तो हमने क्या किया, रोल नंबर में एक वैल्यू असाइन कर दी है 18, जिसको हम क्या कह सकते हैं, RN की डिफॉल्ट वैल्यू कह सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब है कि अगर फंक्शन के पास कोई वैल्यू आएगी तो वो उसको रिसीव करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। बट अगर कोई वैल्यू नहीं आएगी, इन दैट केस इट विल एक्सेप्ट और इट विल कंसीडर डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू 18 लिख दिया। अगर RN की वही वैल्यू आती है तो वो वाली वैल्यू यूज करेगा फंक्शन, अदरवाइज जो 18 है वो उसको यूज कर सकता है। करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, पहले एग्जांपल में टेस्ट कॉल किया है और उसमें दो पैरामीटर पास किए, गोविंद और 20। तो पहला पैरामीटर जो है गोविंद, इट विल पास टू नेम, और दूसरा जो पैरामीटर 20, इट विल पास टू रोल नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 ओवरराइड हो जाएगा, क्योंकि हमने वैल्यू पास करी। जब हम वैल्यू पास करेंगे तब डिफॉल्ट आर्गुमेंट का कोई बेनिफिट नहीं है ना। बट जब हम वैल्यू पास नहीं करते तब उसका रोल है। ठीक है, तो यहाँ पर गोविंद को पास करेंगे तो ये नेम में चला जाएगा, और जो 20 हमने पास किया सेकंड आर्गुमेंट, इट विल पास टू RN, तो RN में 20 ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, उसके बाद प्रिंट करेंगे नेम और रोल नंबर, तो नेम में गोविंद और रोल नंबर में आपको 20 दिखाई देगा। करेक्ट। तो ये तो एक केस हो गया। सेकंड केस देखिए, यहाँ मैंने लिखा टेस्ट सिंपल गोविंद लिखा मैंने यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या, मैंने यहाँ पे सिंगल एक ही पैरामीटर मैंने पास किया, दूसरा पैरामीटर पास ही नहीं किया। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका पहला पैरामीटर होगा वो पहले आर्गुमेंट में पास हो जाएगा। ओके, तो गोविंद पास हो गया, किसमें, सिंपली नेम जो आपका पैरामीटर था, और RN में कोई वैल्यू आपने पास नहीं की, बट RN की डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे अवेलेबल है, वो उसको यूज कर लेगा। तो इस केस में अगर फंक्शन को आप ऐसे भी कॉल करेंगे तो कोई पैरामीटर मिसमैच एरर नहीं आएगा आपके पास, जैसे कि वहां पर आ रहा था। यहाँ पर क्या होगा, आपका गोविंद यहाँ पे चला जाएगा और नेम में रोल नंबर में चला जाएगा आपकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है। करेक्ट। तो आउटपुट में गोविंद और 18 आ जाएगा। करेक्ट। देन थर्ड केस देखिए, यहाँ मैंने टेस्ट फंक्शन कॉल किया है, यहाँ मैंने क्या किया, 25 और गोविंद ऐसे पास किया। तो इसमें क्या होगा कि हम बता तो नहीं रहे, नेम नहीं बता रहे कि कौन सा आर्गुमेंट किसको पास करना है। तो इस केस में क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो पहली वैल्यू होगी वो पहले पैरामीटर में जाएगी, सेकंड वैल्यू जो होगी वो सेकंड पैरामीटर में जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, 25 तो पास हो जाएगा नेम में और गोविंद पास हो जाएगा RN के अंदर। जब आप प्रिंट करोगे नेम तो वहां पर आएगा 25, और जब आप रोल नंबर प्रिंट करोगे वहां पर आएगा नेक्स्ट वैल्यू दैट इज गोविंद। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि आपने कोई नेमिंग नहीं करी आर्गुमेंट की, तो इस केस में तो जो पहला आर्गुमेंट होगा वो पहले पैरामीटर में ही पास होगा, और जो सेकंड वैल्यू होगी वो सेकंड पैरामीटर में ही रिसीव होगी। करेक्ट। तो यहाँ पर हम उसको सेपरेट नहीं कर रहे हैं नेम से, बट यहाँ पर हम नेमिंग भी कर सकते हैं। तो ये केस देखिए, नेक्स्ट मैंने इसमें नेमिंग भी यूज कर ली है। तो टेस्ट फंक्शन कॉल किया, एक आपके वैल्यू है, यहाँ मैंने दिया RN इक्वल टू 22, मतलब ये क्या हो गया, एक प्रकार का नेम्ड आर्गुमेंट हो गया, कीवर्ड आर्गुमेंट हो गया। तो हम बता रहे हैं RN में 22 डालना है और नेम में क्या डालना है, गोविंद डालना है, ये हमने बता दिया, जैसे कि इससे पहले हम यहाँ पर भी कर रहे थे, है ना। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि जो RN की वैल्यू होगी वो 22 होगी, तो 18 ओवरराइड होकर 22 हो जाएगा,
और नेम में क्या होगा, गोविंद पास हो जाएगा यहाँ पे, तो आउटपुट में आपको गोविंद और 22 दिखाई देगा। करेक्ट। तो ऐसे हम क्या कर पा रहे हैं, डिफॉल्ट वैल्यू को यूज कर पा रहे हैं। तो डिफॉल्ट वैल्यू का बेनिफिट कब है, कुछ केसेस है डिफॉल्ट वैल्यू के लिए। इसको देखिए, इट अज्यूम डिफॉल्ट वैल्यू इफ ए आर्गुमेंट नॉट पास। अगर कोई आर्गुमेंट आप पास नहीं करते हैं उस केस में वो क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू उसकी पिक कर लेगा। करेक्ट। सेकंड है, ऑल आर्गुमेंट टू द राइट ऑफ डिफॉल्ट आर्गुमेंट मस्ट बी डिफॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि कोई भी जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है उसके राइट में जितने भी आर्गुमेंट होंगे वो डिफॉल्ट ही होने चाहिए, वो नॉन डिफॉल्ट नहीं हो सकते। ये रूल है। ओके, अगर आप ऐसा करते हैं तो उसमें एरर आ जाएगी। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, मैंने लिखा टेस्ट फंक्शन नेम rn इक्वल टू 18 देन एज इक्वल टू 20। ये इस फंक्शन के लिए नहीं है, मान लीजिए कोई तीसरा फंक्शन हम बनाते हैं। और तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, टेस्ट फंक्शन बनाया है, ये डेफिनेशन है फंक्शन की। ओके, इसमें 3 पैरामीटर है, एक नेम है, एक रोल नंबर है और एक एज है। ओके, तो नेम तो क्या है, डिफॉल्ट नहीं है, बट रोल नंबर डिफॉल्ट है और एज क्या है, डिफॉल्ट पैरामीटर है। तो 2 पैरामीटर यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट है। ओके, तो यहाँ पे इस डिफॉल्ट पैरामीटर के बाद क्या है, डिफॉल्ट पैरामीटर ही है। ओके, और इस डिफॉल्ट पैरामीटर के बाद तो कोई पैरामीटर है ही नहीं। मींस ये है कि जितने भी आर्गुमेंट होंगे टू द राइट ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटर वो सब डिफॉल्ट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे रोल नंबर क्या है, डिफॉल्ट पैरामीटर, तो इसके राइट में क्या है, डिफॉल्ट पैरामीटर ही है, तो ये क्या है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। करेक्ट। यहाँ पे देखो एक मैंने और फंक्शन बनाया है टेस्ट नाम से, इसमें 2 पैरामीटर है, एक रोल नंबर है और एक नेम है। तो रोल नंबर को मैंने पहले लिख दिया rn इक्वल टू 18 और नेम को मैंने बाद में लिखा है। अब ये क्या हो गया, इस रूल के अगेंस्ट हो गया है ना, क्योंकि क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट पैरामीटर के बाद कोई नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर आ ही नहीं सकता। यहाँ पे क्या होगा, डिफॉल्ट पैरामीटर के बाद हम नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर लिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सिंथेटिकली गलत हो गया। ओके, तो ऐसे हम नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। इसका यूज हम बेसिकली कब करते हैं, जब हमें पता नहीं होता कि यूजर से कितनी वैल्यूज आने वाली हैं, कितने पैरामीटर आने वाले हैं, उस केस में हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं। ओके, इसको कैसे हम बनाते हैं, जैसे फंक्शन में यहाँ पे बनाया टेस्ट और यहाँ पे लिखा मैंने एस्टेरिस्क ए मींस स्टार ए। तो ये क्या डिनोट करता है कि ये मल्टीपल वैल्यूज को भी रिसीव कर सकता है एक सिंगल वेरिएबल में। ओके, तो यहाँ पर इसने इसको कॉल किया है, फंक्शन को टेस्ट कॉल किया है 2 पैरामीटर के साथ 1,2 2 वैल्यू के साथ उसको कॉल किया है। तो ये दोनों वैल्यू 1,2 इस ए में ट्रांसफर हो जाएंगी और हम प्रिंट करेंगे अगर वैल्यू ऑफ ए, तो हमको दोनों वैल्यू वहां पे दिखाई देंगी। सिमिलरली जिसमें यहाँ पे कॉल किया है टेस्ट 1,2,3, तो यहाँ पर 3 पैरामीटर भेज दिए हमने। ओके, तो तीनों पैरामीटर क्या होंगे, ए में ट्रांसफर हो जाएंगे और हम प्रिंट करेंगे ए को, तो 1,2,3 तीनों पैरामीटर हमको वहां पर दिखाई देंगे। मींस हम कितनी भी वैल्यूज पास करेंगे वो सब वैल्यूज उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे और हम उनको वहां पर फिर यूज कर सकते हैं। करेक्ट। ओके, दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, अगेन टेस्ट फंक्शन बनाया है और वहां पर फिर से वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के लिए स्टार ए यूज करा है, ठीक ना। और उसके अंदर मैंने क्या किया है, लूप लगाया और बी इन ए प्रिंट बी, मींस ए में जितनी भी वैल्यू है उनको एक एक करके हमने प्रिंट किया है। इसका बेनिफिट क्या होगा कि हम सारे वेरिएबल्स को, सारे वैल्यूज को एक एक करके अलग अलग तरीके से डील कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सिंपल प्रिंट किया है ए को, तो ए में जितनी वैल्यू होंगी वो सीधे आ जाएंगी, बट मुझे ए की सारी वैल्यू अलग अलग चाहिए, तो एक लूप लगाकर हम उन वैल्यूज को अलग अलग भी कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद हम फिर उनको प्रिंट करना चाहें या फिर हम उनको कोई और ऑपरेशन करना चाहें तो वो भी हम कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए जैसे टेस्ट फंक्शन कॉल किया है 1,2 वैल्यू के साथ, 2 वैल्यू के साथ, तो दोनों वैल्यू पास हो जाएंगी ए में और फिर हम लूप लगाएंगे और वी इन ए, तो उसमें 2 वैल्यू है, एक एक करके 2 वैल्यू आएंगी और वो प्रिंट हो जाएंगी वहां पर 1 और 2। देन हमने कॉल किया टेस्ट 1,2,3, तो 3 वैल्यूज फिर पास करी, तो सारी वैल्यू किसमें पास हो जाएंगी ए में और फिर लूप की हेल्प से हम उनको 1 बाय 1 सारी वैल्यूज को प्रिंट कर पाएंगे। सो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट हम कब यूज कर सकते हैं, व्हेन नंबर ऑफ आर्गुमेंट आर नॉट फिक्स्ड और इट मे वेरी। जब भी आर्गुमेंट्स वेरी होने वाले हैं या फिर हमें पता नहीं कि आर्गुमेंट कितने आने वाले हैं, उस केस में हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं फंक्शंस में। ओके, सो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम पैरामीटर्स कितने तरह से पास कर सकते हैं और उनका क्या इफेक्ट रहता है प्रोग्रामिंग में। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा कि कैसे डिफरेंट वैल्यूज को हम फंक्शन से रिटर्न कर सकते हैं और वेरिएबल का लोकल स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।